देयर इज मोरालिटी इवन इन वॉर, morality even in war. How much do you agree with this statement in the context of international conflicts? Explain your opinion. हमने देखा है कि यूपीपीसीएस के पेपर में इंटरनेशनल इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमें इंटरनेशनल ग्लोबल इशूज के कंटेक्स्ट में भी इथिक्स को पढ़ना है, समझना है और उन पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हिंदी में पढ़ें इस क्वेश्चन को। यहां तक कि युद्ध में भी नैतिकता होती है, यह एक स्टेटमेंट है कि यहां तक कि युद्ध में भी नैतिकता होती है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के संदर्भ में आप इस कथन से कितने सहमत हैं? अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझने में तो कठिनाई नहीं है, स्पष्ट है कि युद्ध में भी नैतिकता होती है। भाई अगर कोई ये कहे तो आप इससे कितने सहमत हैं? अब यहां पर आपको तर्क देना है एंड एक्सप्लेन योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन, जो भी आपका मत है, जो भी आपका स्टैंड है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आर्गुमेंट्स के माध्यम से करेंगे, तर्कों के माध्यम से करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट मुश्किल होता है, तो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को मैनूवर करते हैं, कैसे उसमें अप्रोच करते हैं, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है अपने टेस्ट सीरीज। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंट्रोड्यूस हम कैसे करेंगे? हम वर्तमान के जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें हो रहे इमोरलिटी को हाईलाइट करके बात शुरू कर सकते हैं, उनमें हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हाईलाइट करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। उस पर यूनाइटेड नेशंस की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर हो, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के ऊपर हो, या वर्ल्ड में जो भी एक्टिव कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस ने जो वॉर के संदर्भ में ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात की है, जो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात की है, हम उसका हवाला देते हुए आंसर को शुरू कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि ऐसे वॉर और कन्फ्लिक्ट के कंडीशंस में एथिकल फ्रेमवर्क के ब्रेकडाउन होने की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जब वॉर और कन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म और हम जानते हैं कि जो एथिक्स और मोरालिटी को इन्फोर्स करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वैसे जब एक एथिकल फ्रेमवर्क का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पर यह समस्या सामने आती है। आप इस चीज को भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। लेकिन क्या युद्ध के समय कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए? क्या युद्ध की कोई नैतिकता नहीं है? हमने भारत में देखा है कि महाभारत में कृष्ण ने कौरवों से लड़ाई के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता के उपदेश में अर्जुन को अपना धर्म बताया कि व्हाट आर योर ड्यूटीज एज अ वॉरियर, व्हाट आर योर ड्यूटीज एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल यू रूल। और उसके लिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो एक नैतिक युद्ध का क्या आधार होना चाहिए? क्या युद्ध की भी कोई नैतिकता होती है ना? तो हम इंट्रोडक्शन के बाद उस विषय पर आएंगे। ठीक है, ओके। सो मोरालिटी ऑफ वॉर, अब इसमें दो चीजें हैं कि आप कहां तक सहमत हैं, और आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के संदर्भ में आप इस कथन से कितने सहमत हैं, कहां तक सहमत हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण सहमति या पूर्ण असहमति, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। जहां तक सहमति है उसको भी बताना है और जिस पॉइंट तक आपका डिसएग्रीमेंट है उसको भी सामने रखना है। तो एग्रीमेंट के बिंदु क्या हो सकते हैं इस कथन के साथ? इस कथन के संदर्भ में एथिक्स में जस्ट वॉर की थ्योरी है, युद्ध को न्यायोचित ठहराने की, युद्ध को जस्ट ठहराने की एक थ्योरी है, जिसमें यह कहा गया है कि कई परिस्थितियों में युद्ध को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी वैसी परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए यदि युद्ध किया जाए तो वो युद्ध अनैतिक नहीं है, उस युद्ध में नैतिकता है, नैतिक आधार पर युद्ध किया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर आतंक को रोकने के लिए, तानाशाही को रोकने के लिए, आताताई को रोकने के लिए, टायरनी को रोकने के लिए अगर युद्ध किया जाता है,
अगर नरसंहार हो रहा है, वैसी व्यापक मानव जाति के ऊपर हमले को रोकने के लिए, जीनोसाइड को रोकने के लिए उन परिदृश्य में अगर किया जाता है तो युद्ध नैतिक है ना, टू प्रिवेंट टायरनी। और इसी आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर और लीबिया पे हमला किया था कि वहां पर जो ऑटोक्रेट लीडर्स हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स चला रहे हैं और वहां के लोगों के मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। Though such kind of situations and scenarios are debatable, are controversial in fact, but the basic idea is that there are certain moral grounds extended in order to justify the act of war. Okay? ठीक, टायरनी प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि युद्ध क्यों लड़े जाएं, युद्ध की विभीषिका क्या हो, तो पीस के लिए। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए, जहां पर आपस में बातचीत के सभी समाधान समाप्त हो चुके हो। और इससे बढ़िया उदाहरण, इसमें महाभारत से बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है, जहां पर कृष्ण ने तमाम शांति के उपायों को प्रयास करके देखा, परंतु उसके बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना। तो क्या उपाय बचता है शांति के लिए, तो युद्ध बचता है। सो पीस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड एज अ डिफेंस फॉर वॉर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जस्ट वार थियरी। और उसमें कहा जाता है कि युद्ध में नैतिकता है, युद्ध एक नैतिक कृत्य है। क्यों है? क्योंकि उससे शांति स्थापित होती है। हालांकि ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप में डिबेटेबल हैं, इस पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, पर ये जस्ट वार थियरी के अंदर की संकल्पना है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये है कि वॉर की मोरालिटी क्यों है कि कई बार इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस के वायलेशन देखने को मिलते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्लाई होते हैं और कन्वेंशंस अप्लाई होते हैं जिन्हें कि जो भी युद्धरत पक्ष हैं, वॉरिंग पार्टीज हैं, पार्टीज एट कन्फ्लिक्ट, दे हैव टू कंप्लाई एंड दे हैव टू ऑब्जर्व सच इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस। For example, the Vienna Convention, the Geneva Convention. Okay, so yes, there is morality in war, and the involved parties they have to observe certain international laws and conventions which try to enforce morality during the time of conflict. जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ओके, वियना कन्वेंशन, these type of conventions they aim to ensure the rights of civilians, protection of civilians, protection of prisoners, protection of aid workers, protection of diplomats, ओके। तो इन सभी, अब जैसे नागरिक हैं तो नागरिक निर्दोष हैं, उन्हें हमला नहीं करना है, उन्हें हमले में निशाना नहीं बनाना है। जो राजनयिक हैं वो शत्रु तो है नहीं, भले ही शत्रु देश के हों, पर उनके साथ उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जो एड वर्कर्स हैं, जो सहायता कर्मी हैं विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। सो ऑल दीज थिंग्स दे इंटेल द मोरालिटी ऑफ वॉर। ओके, सो वी कैन से दैट टू दिस एक्सटेंट वी अग्री विद द स्टेटमेंट दैट देयर इज मोरालिटी इवन इन वॉर। ठीक है, अच्छा, हमने बात की सिविलियंस की, हमने बात की प्रिजनर्स की, ओके, डिप्लोमेट्स, एड वर्कर्स, इन सभी की हमने बात की। अच्छा, उसके बाद हम देखें कि वॉर में क्या मोरालिटी इन्वॉल्व हो सकती है। आप देखिए कि किसी युद्धरत क्षेत्र में भी ह्यूमैनिटेरियन नीड की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। लोगों का जनजीवन व्यापक रूप से बाधित हो जाता है। सो देयर इज अ वाइडर डिस्टर्बेंस इन दी रूटीन लाइफ ऑफ पीपल विच इज कॉज्ड बाय वॉर, बट स्टिल देयर ह्यूमैनिटेरियन नीड्स आर स्टिल देयर। अब जैसे कि लोग को भोजन की आवश्यकता होगी, पीने के पानी की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी, हर प्रकार की जो ह्यूमैनिटेरियन नीड है वो तो होगी ही होगी, स्वास्थ्य की, सेफ शेल्टर्स की। सो दैट मस्ट बी इंश्योर्ड। ओके, दैट इज व्हाई यू हैव टेम्पररी सीज फायर्स, दैट्स व्हाई यू हैव ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, you have humanitarian corridors which ensure that the humanitarian needs of people even during the time of war is ensured. तो ये है ग्राउंड। अच्छा, उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि भाई युद्ध क्यों आवश्यक है, और युद्ध के लिए
युद्ध का क्या मोरल ग्राउंड है, व्हाट इज द मोरालिटी इन्वॉल्व इन वॉर? डोंट यू थिंक दैट देयर आर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड अकाउंटेबिलिटी? जब भी कोई देश, जब भी कोई शासक, जब भी कोई सरकार युद्ध में जाती है तो क्या उसके ऊपर दबाव नहीं होता? क्या उससे जवाबदेहिता की मांग की नहीं की जाती? क्या उससे अकाउंटेबिलिटी सीख नहीं किया जाता? सो मोरालिटी, यस, इट इज इन्वॉल्व इन वॉर, दैट द पार्टीज इन्वॉल्व दे आर अकाउंटेबल। वो जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? अपनी जनता के प्रति होते हैं और विश्व के प्रति होते हैं, द ग्लोबल कम्युनिटी, एंड दे कैन नॉट इवेड दैट। वैसे प्रश्नों से बचा नहीं जा सकता। वैसे प्रश्न इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पीछा करते हैं। सो देयर इज मोरालिटी इन्वॉल्व इन वॉर थ्रू द domestic and international accountability, through domestic and international accountability। ओके, ये बात होगी। तो इस चीज को हमें बताना है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि कई ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं जहां पर कि युद्ध में नैतिकता नहीं रहती या नगण्य हो जाती है, इट गेट्स साइडलाइंड। ओके, सो to certain extent we disagree also with the statement that there is morality in war। उसमें हम थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट को भी सामने रखेंगे आंसर को संतुलित करने के लिए। किस तरीके से? हम जानते हैं कि वॉर के सिचुएशन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो ओवर पावर कर जाता है, वो प्राइमरी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे आर प्राइमरी ओवर मोरालिटी। तो मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे अभी हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो पहलगांव में टेरर अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जो फैसला लिया, तो ये नॉर्मल टाइम्स में एक इमोरल एक्ट माना जा सकता था क्योंकि एक यूनिलैटरल एक्शन होता। लेकिन जहां पर कंफ्लिक्ट का सिचुएशन है, जहां पर कि हम एक अटैक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहां पर वो इमोरल नहीं माना जाएगा। वहां पे मोरालिटी सबसाइड हो जाएगी और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारे, वो प्राइमरी हो जाएंगे। हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? टू रिटेलिएट, एंड देयर आर वेरियस मीन्स टू रिटेलिएट। ओके, सो इन दैट केस द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो इस तरीके से एग्जांपल देते हुए आपको लिखना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि युद्ध क्षेत्र में मोरल एम्बिगिटी भी तो होती है, विक्टिम्स के वर्जन्स अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे कि वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा का कितना रोल होता है। तो वैसी परिस्थिति में कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है, व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain, that is very difficult to establish. So that is why it becomes difficult to enforce morality in war conditions. Why? There is moral ambiguity. क्या होता है? मोरल एम्बिगिटी होती है। क्यों होती है मोरल एम्बिगिटी? क्योंकि डिफरिंग वर्जन्स होते हैं विक्टिम के, डिफरिंग वर्जन्स ऑफ विक्टिम्स के डिफरिंग वर्जन्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद why there is difficult to enforce morality, or we can disagree with the statement that there is morality even in war. We know that war brings catastrophic destructions. युद्ध में क्या होता है? युद्ध में कितनी विनाश, आपदा, विध्वंस सब कुछ होता है, डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? Okay, so there it cannot be justified, and it can be said that in war there is little morality. What is morality left if there is widespread destruction, if there is lakhs and thousands of people they lose their life? Okay, so in that case we can say that there is no morality in war, as it involves destruction and loss of lives at a much wider scale, at a much wider scale. तो इस तरीके से हमको सर्टेन डिसएग्रीमेंट के भी पॉइंट को अपना सामने रखना है। चूंकि देयर इज मोरालिटी इवन इन वॉर, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, वी कैन एग्री टू इट टू सर्टेन एक्सटेंट, विच वी हैव ऑलरेडी सीन।
और कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर सकते। अब युद्ध में सबसे प्राथमिक होता है टू इंश्योर जस्टिस, वहां पर रिटेलिएशन होगा ही होगा, वहां पर काउंटर अटैक होंगे ही होंगे, तो वहां पर फिर मोरालिटी साइडलाइन हो जाती है और फिर ये सभी चीजें प्राइमरी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर के केसेस में वायलेंस इतना ज्यादा होता है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पर इतना ज्यादा होता है कि लोगों की मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। लोगों की क्या होती है? मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, मोरल रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। और मोरल रैशनैलिटी के खत्म होने के सेंस में हमें क्या मोरल है क्या इमोरल है ये पता चलना ही बंद हो जाता है। हम कम सेंसिटिव रह जाते हैं, हमारे लिए युद्ध का विध्वंस बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं रह जाता। कितनी मौतें हुई, 1000, 2000, 5000, 10,000, फिर मौतें और जो विनाश है वो केवल गिनती का विषय बन जाती हैं। दैट बिकम अ मियर ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए मोरल रैशनैलिटी जहां खत्म होती है तो वॉर फिर मोरल नहीं रह जाता, वॉर में मोरालिटी नहीं रह जाती, वहां केवल बदले की भावना होती है, मारकाट की भावना होती है। एंड दैट इज द एस्पेक्ट वेयर वॉर हैज नो मोरालिटी। ओके, इस तरीके से आपको अपनी बात को एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखना है। कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि भाई वॉर के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए कि वॉर और कन्फ्लिक्ट को हम सस्टेन्ड डायलॉग से या तो होने ही ना दें, प्रिवेंट करें, या फिर उसको जल्द समाप्त करें सस्टेन्ड डायलॉग से। दूसरी चीज की जो इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस है उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो, है ना, उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो, ये सभी बात हम कंक्लूजन में लिखेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हम स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप करें कि वॉर में भी मोरालिटी है, ऐसा तो नहीं कि वॉर में मोरालिटी नहीं है, अभी हमने दोनों पक्ष देखा है। तो जो मोरालिटी का एस्पेक्ट है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए। आखिर युद्ध के नाम पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो सकता, युद्ध के नाम पर लोगों का जो बेसिक नीड्स है उससे तो उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की आवश्यकता है वो यहां पर बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। सो इन दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय highlighting both the aspects of agreement and disagreement after a holistic conclusion. Okay, fine.